यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं। बता दिए कल तक जो बताया था उतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, मैं ना ही बता देता। बता दो क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आपको एक्सेल में रहता है। आप यहाँ से वाउचर एंट्री करते हैं तो आपको एक मिलता है यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर। इसकी शॉर्टकट की होती है F4। कॉन्ट्रा वाउचर में आप 3 कंडीशन में एंट्री करते हैं। बैंक में कैश जमा करने पे, बैंक से कैश निकालने पे और रखा हुआ चेक बैंक में जमा करने पे। जब आप बैंक में कैश जमा करते हैं तो एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। बैंक में हमेशा व्यक्तिगत खाते का नियम चलता है जिसके अकॉर्डिंग पाने वाले को बाय करते हैं, देने वाले को टू करते हैं। बैंक में जब आप कैश जमा कर रहे हैं अपने पास से कैश जा रहा है, अपन देने वाला है, बैंक पाने वाला है, तो टू में आप लिखेंगे कैश। एंटर करना, यहाँ पे आप अमाउंट डाल देना। अभी आपके पास कैश है 12,000 रुपये, आप बैंक में जितना भी जमा कर रहे हैं यहाँ पे आप अमाउंट डाल देना। एंटर करेंगे, बाय में आ जाएगा बैंक। अब आप 5,000 जमा कर रहे हैं तो आपके पास कैश बैलेंस बचेगा 7,000 रुपये, और बाय में आप लिख देंगे बैंक, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। एंटर करना और नरेशन डाल देना, बीइंग कैश डिपॉजिट बाय बैंक, और एंटर करके आप इसको सेव कर देना। नेक्स्ट एंट्री आप करते हैं बैंक से कैश निकालने पे, तब भी आप एंट्री करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में। जब आप बैंक से कैश निकालते हैं तब उस कंडीशन में बैंक देने वाला होता है, अपन पाने वाले, तब आप टू में लिखते हैं बैंक। अब बैंक में अपना बैलेंस है 17,000। आप बैंक से कितना कैश निकाल रहे हैं यहाँ पे अमाउंट डाल रहे हैं, जैसे आप 7,000 रुपये निकाल रहे हैं तो एंटर करेंगे, अब आपका बैंक बैलेंस बचेगा 10,000 रुपये, और बाय में आ जाएगा कैश। पहले आपके पास कैश बैलेंस था 7,000 रुपये, 7,000 और निकाल लिया आपने, तो अब आपका कैश बैलेंस हो जाएगा 14,000। एंटर करना, फिर एंटर, यहाँ पे आप नरेशन डाल देना, बीन कैश विड्रॉ फॉर बैंक। एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। और नेक्स्ट एंट्री आपकी होती है रखा हुआ चेक बैंक में जमा करने पे, तब भी आप एंट्री करते हैं काउंटर वाउचर में। रखा हुआ चेक वो होता है जब आप स्टूडेंट की फीस जमा करते हैं, तो एंट्री आप करते हैं F6 से रिसिप्ट वाउचर में। स्टूडेंट आपको चेक देते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट आपको फीस जमा करने आ रहा है और वो स्टूडेंट आपसे बोल रहा है हम फीस आपको चेक के द्वारा देते हैं, और आपको पता है वो चेक आप उसी डेट में, मतलब जिस दिन स्टूडेंट आपको फीस जमा करता है उसी डेट में आप वो चेक बैंक में जमा कर देंगे, तब तो आप बाय में बैंक लिख सकते हैं। लेकिन अगर जमा नहीं करते तब आप बाय में बैंक नहीं लिखते, तब आप बाय में लिखते हैं चेक इन हैंड। टू में आप लिखना है स्टूडेंट का नाम, इसमें अमाउंट डाल देना, और बाय में आप लिख देना चेक इन हैंड, क्योंकि वो चेक आप उसी दिन बैंक में जमा नहीं कर रहे। और जब आप चेक इन हैंड का लेजर बनाएंगे अंडर में डालना कैश इन हैंड में। एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। अब ये चेक रखा हुआ चेक हो जाएगा, क्योंकि आप आज तो बैंक में जमा नहीं कर रहे थे, इसलिए आपने लिखा था चेक इन हैंड। अब बाद में जब आप इसको बैंक में जमा करेंगे तो ये चेक रखा हुआ हो जाएगा। क्या? लेकिन अपन जमा नहीं कर रहे हैं। फिर आप एंट्री करना F4 से 15 वाउचर में। टू में आप लिख देना चेक इन हैंड, क्योंकि अब आपके पास से चेक जा रहा है 5,000 का है, पूरा चेक आप जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे अमाउंट डाल देना, और बाय में आ जाएगा बैंक, क्योंकि बैंक पाने वाला है। एंटर करके आप इसको सेव कर देना। आप कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चल नहीं, तो नेक्स्ट काम रहता है एक्सेल में आपका टीचर्स को सैलरी देना। टीचर्स को आप सैलरी देंगे तो पहले आप यहाँ पे ALC से टीचर के नाम से लेकर बना लेंगे। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया टीचर सोहन, एंटर करना, यहाँ पे आप डालना है इनका सब्जेक्ट, ये कौन से सब्जेक्ट की टीचर है। एंटर करके यहाँ पे आप डाल देना इनका मोबाइल नंबर। एंटर करते हैं, फिर एंटर, अंडर में आप इसको डाल देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि आप स्कूल में बात कर रहे हैं। स्टूडेंट से जब आप एडमिशन करते हैं अंडर में डालते हैं डायरेक्ट इनकम में, स्टूडेंट से आपकी इनकम होती है। और टीचर्स तो सैलरी देते हैं तो वो एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन टीचर को सैलरी देना जरूरी होता है, इसलिए आप अंडर में डाल देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एंटर करके सिर्फ ऐसे ही आप यहाँ पे दूसरे टीचर को बना लेना।
एंटर करना, यहाँ पे आप इनका सब्जेक्ट डाल देना, फिर एंटर करके यहाँ पे आप इनका मोबाइल नंबर डाल देना। और अंडर में आप उसको डाल देना डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एंटर करके सेव कर देना। कर लेंगे इतना। फिर अपन नेक्स्ट स्टेप से बेच चलते हैं। एस्टेप की का यूज़ आप जब तक करते हैं जब तक आप जेडी ऑफ टैली पे नहीं आ जाते, वाउचर एंट्री के लिए आप रिप्लेस करना। अब अपन जब स्टूडेंट का एडमिशन करते थे, स्टूडेंट आपको फीस देते थे, स्कूल में केस आता था, एंट्री आप करते थे F6 से वाउचर। अब अपन टीचर को सैलरी दे रहे हैं, अपने पास से केस जा रहा है, एंट्री आप करेंगे F5 से पेमेंट वाउचर में। टीचर को आप सैलरी दे रहे हैं तो टीचर है पाने वाले, अपन है देने वाले। बाय में आप लिखेंगे टीचर को नाम, यहाँ पे आप टी प्रेस करना तो यहाँ पे टीचर के नाम की लिस्ट हाईलाइट हो जाएगी। जैसे आप टीचर निशा को सैलरी दे रहे हैं, एंटर करना, कितनी सैलरी आप दे रहे हैं यहाँ पे अमाउंट डाल देना। माना इनकी सैलरी 5,000, आप 5,000 डालेंगे, एंटर कर देंगे। आपके पास से केस जा रहा है तो टू में आप लिख देंगे केस, एंट्री हो जाएगी बाय में टीचर का नाम टू में केस। एंटर करके आप यहाँ पे नरेशन डाल दें, बीइंग सैलरी पे या पेड, और एंटर करके आप इसको सेव कर दें। ऐसे ही आप दूसरे टीचर को सैलरी देंगे तो एंट्री आप पेमेंट वाउचर में करेंगे। बाय में आप लिखना टीचर का नाम, अमाउंट डाल देना, और टू में आप लिख देना यहाँ पे केस। अगर आप केस दे रहे हैं तो आप केस डालेंगे, और अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तब आप यहाँ पे लिख देते हैं बैंक। टू में आप लिख देंगे बैंक, बाय में आ जाएगा टीचर का नाम टू में, अगर केस दे रहे हैं तो केस, और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक। एंटर करना, सेम नरेशन आप यहाँ डाल देना, एंटर करके सेव कर देंगे। ठीक है, अब ये तो हो गई आप जब टीचर्स को सैलरी देते हैं तो आप यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। अब आपको टीचर का पता लगाना है, टीचर के मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे स्कूल में आप वर्क करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट आपसे पूछने आता है, उनका पीरियड वगैरह नहीं लग पाता है, किसी और रीजन से स्टूडेंट आपसे पूछते हैं आपकी मैथ मतलब उनके मैथ क्लास के टीचर के बारे में, हिंदी क्लास के टीचर के बारे में, तब पहले तो जब स्टूडेंट आपके पास आएगा, क्योंकि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आता है ऑफिस में आते हैं, और ऑफिस में आप जब टैली में वर्क कर रहे हैं मतलब आप डेटा एंट्री वर्क कर रहे हैं, ऑफिस में आप ही बैठे मिलेंगे। स्टूडेंट अगर आपसे पूछने आता है उनकी मैथ क्लास के टीचर या हिंदी क्लास के टीचर अभी तक क्लास में नहीं आए, उनके बारे में वो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने आता है, तो पहले तो आपको उनका नाम पता लगाना रहता है। तो सबसे पहले तो आप स्टूडेंट से उसकी क्लास पूछते हैं, फिर आप पूछते हैं उनकी सब्जेक्ट, मतलब जिस भी सब्जेक्ट के बारे में स्टूडेंट पूछ रहा है। अभी आपने देखा था अपन ने जब टीचर का यहाँ पे लेजर बनाया था तो अपन ने उसमें क्लास नहीं डाला था, सिर्फ सब्जेक्ट डाला था, हिंदी क्लास है मैथ क्लास। अब मतलब सब्जेक्ट डाल दिया था, क्लास अपन ने नहीं डाला था, हिंदी सब्जेक्ट है मैथ सब्जेक्ट। अब अगर स्टूडेंट आपसे पूछने आए हैं और आपको पता है कि आपके स्कूल मतलब 9th 10th 11th 12th सब में एक ही टीचर हिंदी पढ़ाती है, तब तो आप यहाँ हिंदी लिखेंगे और एंटर कर देना, तो यहाँ पे टीचर का नाम पता चल जाएगा। ऐसे अगर मैथ का पता लगाना है तो आप यहाँ पे मैथ लिख देना और एंटर कर देना, टीचर का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अगर आपको क्लास अलग अलग क्लास में अलग अलग टीचर हिंदी या मैथ पढ़ाते हैं, तब जब आप यहाँ पे लेजर बनाएंगे, तब आप जब टीचर का यहाँ लेजर बनाएंगे आप ऐसे बनाओ, एंटर करना। फिर यहाँ पे अगर आप पहले क्लास लिखते हैं, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे 10th मैथ, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो जब आप वहाँ पे टीचर का नाम सर्च करेंगे, आप ऐसे डालें 10th क्लास में मैथ की टीचर, तो आपके जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट भी हाईलाइट हो जाएगी, क्योंकि आपने जब स्टूडेंट का लेजर बनाया था तब भी पहले आपने 10th क्लास डाली थी, फिर स्टूडेंट का नाम डाला था। और अगर आप यहाँ पे ऐसा लिखते हैं मैथ 10, एंटर करना, और यहाँ पे आप डाल देना इनका मोबाइल नंबर, अंडर में ही आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि ये टीचर का लेजर है। एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। अब आप स्टेप से बैक जाएंगे। अब जब आप वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस कर लें, अब आप यहाँ पे जब सर्च करेंगे, आप जैसे ही यहाँ पे मैथ लिखेंगे, देखिए मैथ नाम वाला हाईलाइट हो रहा है दोनों। अब आपको सिर्फ मैथ मतलब अपन ने एक मैथ का बना लिया, तो एक बना लिया मैथ 10, आपको 10th क्लास में मैथ कौन पढ़ाता है ये पता लगाना है, आप इस पे जाके एंटर कर देना, तो यहाँ पे टीचर का नाम आ जाएगा। और अगर आपने ऐसा लिखा होता पहले 10 फिर मैथ, जैसे हमने आपको लिख दिया था, तब अगर आप यहाँ पे मैथ सर्च करते तब भी आपको यहाँ पे ये वाला नाम हाईलाइट होके